हेलो स्टूडेंट्स, मैं तेज पांडे आप सभी लोगों का देहरादून डिफेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। होप करता हूं आप सब लोग सेफ होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। और जितने भी हमने प्रीवियस वीडियो बनाई है उन सब को आपने देखा होगा और उसके नोट्स भी जरूर बनाए होंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करने की प्रैक्टिस करी होगी। ठीक है, तो हम उसी सीरीज को आज आगे बढ़ाएंगे। तो एक नजर देख लेते हैं कि हमने पहले क्या पढ़ा था। तो याद होगा आपको, हमने पीछे क्या क्या पढ़ लिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया है, कूलम्स लॉ पढ़ लिया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल एट एक्सियल पॉइंट पढ़ लिया है क्या? नहीं, ये नहीं पढ़ा हमने अभी, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हो सकता है एक दो वीडियो में वो आगे मिल जाए। हमने इसके साथ ही पढ़ा था कि अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हेमिस्फीयर के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, वही हमें फाइंड करना था। तो उसी का हम आगे बढ़ते हैं। पिछली बार हेमिस्फीयर था, अब उसका 1/4 कर दो। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्वाड्रेंट मिल जाएगा। तो उसी क्वाड्रेंट के लिए क्वाड्रेंट के सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, उससे पहले एक चीज सुन लेते हैं या देख लेते हैं, जो भी कह लो आप। वो ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है के मीन्स 1/4πε0 Q/r²। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ये होता है पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, शायद मैंने पहले ही बताया हो, अगर नहीं बताया तो इस बार सुन लो। ये जो फॉर्मूला मैंने बोला E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², ये पॉइंट चार्ज के लिए होता है, ना कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है। तो यहां पर क्या है, जो सरफेस है उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पॉइंट चार्ज तो काउंट नहीं हुआ। इस वजह से हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो कैसे यूज होगा फिर देखते हैं। तो डायग्राम आपको दिख रहा होगा, एक क्वाड्रेंट बना हुआ है। तो क्वाड्रेंट में हमें क्या करना है, जब पूरे सरफेस के लिए तुम्हारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो जब पूरे सरफेस का कोई फॉर्मूला नहीं है तो हम सरफेस को छोटा सा पार्ट मान लेते हैं। सरफेस पे एक छोटा सा पार्ट एज्यूम कर लिया जिसकी लेंथ dl है और उस पर चार्ज dq है। ठीक है, और जो रेडियस है उससे थीटा एंगल पर एक एलिमेंट कट कर लिया था हमने। जो एलिमेंट कट किया था उसी की लेंथ l है, dl है और चार्ज dq है। क्लियर? जब चार्ज dq है तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? चार्ज तो छोटा सा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटा सा ही होगा, इसलिए dE। तो dE इज इक्वल टू k। अब k की वो पूरा वैल्यू बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ सकते हो, तो कैलकुलेशन ही करनी है हमें, तो जस्ट हम छोटे से ही k से काम चला लेंगे, बाकी वैल्यू आप ध्यान तो होगी। k dQ/r²। ठीक है, k dQ/r²। अब पिछला वीडियो अगर याद हो आपको तो उसमें क्या हो रहा था, उसमें भी हमें दो कंपोनेंट मिल रहे थे, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। उसमें क्या था, जो सेमी सर्कल था, तो एक सेमी सर्कल को हम दो इक्वल पार्ट में कट कर ले रहे थे, मतलब दो क्वाड्रेंट में। तो एक क्वाड्रेंट का अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेफ्ट साइड में बना रहे थे तो दूसरे क्वाड्रेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट राइट साइड में बन रहा था। ठीक है, याद होगा आपको। तो मीनिंग क्या हुआ कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन बन रहे थे और इक्वल भी थे, तो दोनों कैंसिल आउट हो जा रहे थे। एक ही बच रहा था हमारा वर्टिकल कंपोनेंट, उसी को हम सॉल्व कर ले रहे थे। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर इसके सिमेट्री कोई दूसरा क्वाड्रेंट तो प्रेजेंट ही नहीं है, मीनिंग इसका दूसरा कंपोनेंट नहीं कटेगा जैसे पिछले वाले में कट रहा था। इसमें हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों मिलेंगे। ठीक है, तो और इलेक्ट्रिक फील्ड होती कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो जैसे 11th क्लास में पढ़ा था ना कि अगर a और b दो वेक्टर क्वांटिटी हैं, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो अगर हमें उसका रिजल्टेंट निकालना तो कैसे निकालते थे? अरे यार याद ही नहीं है, चलो देखो सुनो फिर कैसे निकालते थे। रिजल्टेंट इज इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ये जो थीटा है वो क्या था,
ए बी वेक्टर के बीच का एंगल था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री। आप पुट करो cos 90 कितना हो जाएगा 0, मीनिंग वाली टर्म तो 0 हो गई है, बचा क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे ही यहां पर क्या है ई एक्स स्क्वायर और ई वाई स्क्वायर। ठीक है, ई एक्स वाले का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया और ई वाई वाले का वर्टिकल कंपोनेंट हो चुका है। ठीक है, चलो तो हमें क्या करना है, दोनों को एक एक करके सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। देखते भाई, तो जैसे लिखा हुआ है ई एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई। अब इंटीग्रेशन 0 टू पाई कहां से है, अब ये जो एलिमेंट हमने कट किया है, ये सबसे पहला वाला एलिमेंट कहां कट कर सकते हैं हम, ठीक रेडियस पर, जो हॉरिजॉन्टल रेडियस है, जहां पे आर दिख रहा होगा आपको कोई कैपिटल आर, वहां पे कट कर सकते हैं। उस केस में एंगल कितना होगा 0। दूसरा कहां कट कर सकते हैं हम, जो वर्टिकल लाइन आपको दिख रही है वहां पर कट कर सकते हैं। उस केस में एंगल कितना बन जाएगा 90। ठीक है, तो जो ये लिमिट बनती है वो कहां कैसे बनती है कि हम पहले एलिमेंट कहां कट कर सकते हैं और लास्ट वाले एलिमेंट कहां कर सकते हैं, वहां से मतलब फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट के बीच का जो एंगल होता है वो हमारी अपर लिमिट होती है। और जो पहली लिमिट स्ट्रिप जहां कट करती है या एलिमेंट जहां कट करता है वहां से हमें मिलता है लोअर एंगल या लोअर लिमिट। ठीक है, और वैल्यू तुम्हारी है डी कॉस थीटा और डी की वैल्यू ऊपर है के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर और कॉस थीटा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं होगा यहां तक, चलो अच्छी बात है। तो यहां से क्या किया भाई, इंटीग्रेशन किसका करना है, डी क्यू का, के और आर स्क्वायर तो कांस्टेंट हो जाएगा, उसको बाहर निकाल लिया। कांस्टेंट बहुत अच्छा होता है, वो पहले ही हर चीज से अलग हो जाएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। लेकिन अगर अकेला है, अगर मान लेते हैं कांस्टेंट के लिए आप डिफरेंशिएशन की बात करो, डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट अगर अकेला है तब तो 0 दे देगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी के साथ है तो वो खुद को अलग कर लेगा डिफरेंशिएशन में। इंटीग्रेशन में अगर है तो वो अकेला हो या किसी के साथ हो, वो खुद को अकेला कर लेगा, खुद को अलग ही कर लेगा। भाई बाकी तुम संभालो, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, चलो जी, तो इसी का आगे कंटिन्यू करते हैं। तो k अपॉन आर स्क्वायर ये तो हमने बाहर कर लिया और बाकी बची हुई चीजों को अंदर कर लिया। अब क्वेश्चन ये भी है कि थीटा को क्यों नहीं किया। तो भाई एक बात बताओ, जहां पे मैंने स्ट्रिप कट करी है या जहां पे मैंने एलिमेंट कट किया है, क्या जरूरी कि दूसरा भी वहीं कट करे, वो तो कहीं दूसरे भी कट कर सकता है। तब फिर थीटा क्या होगा, तब तो थीटा चेंज हो जाएगा ना, मीनिंग थीटा जो है वो चेंजेबल है। तो जब वो चेंजेबल है तो हम उसको बाहर अभी नहीं निकाल सकते। ठीक है ना, चलो आगे बढ़े। अब आप क्या देख रहे हो ऊपर, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है इसका, ये आपको हर जगह मिलेगा। आगे भी एक दो अभी और भी डेरिवेशन करोगे उसमें भी हमें मिलेगा। ठीक है, चलो जी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल टू डेंसिटी का मतलब क्या हुआ यार, जिसकी डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। तो जब चार्ज वाले सब बॉडी की बात कर रहे हैं तो मास का तो कोई मतलब ही नहीं है, जो वहां पे मास काम करता है ये समझ लो, या यहाँ पे चार्ज कर रहा है, तो हम डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम बोल सकते हैं। ठीक है, बट ये बताओ अगर कोई ऐसी बॉडी है जिसका वॉल्यूम निकालना पॉसिबल ही नहीं हो, ठीक है, ध्यान रखना वॉल्यूम उसी बॉडी का निकलता है जो 3D में हो, और एरिया उस बॉडी का निकलता है जो 3D या 2D दोनों में हो। ठीक है, लेकिन अगर एक स्ट्रेट लाइन है मेरे पास, कंडक्टर तो वो भी होगी ना, तो उसका अगर मुझे डेंसिटी निकालना है तो वहां पे उस डेंसिटी का नाम हो जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब एक स्ट्रेट लाइन है तो मैं तो उसका ना तो एरिया निकाल सकता हूं ना तो वॉल्यूम, मैं तो उसकी लेंथ निकाल सकता हूं, तो इसलिए उसका नाम पड़ गया लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, लेकिन यहाँ पे चार्ज थोड़ा सा है और लेंथ भी छोटी सी है, तो कितना जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल। ठीक है, अच्छा जी, अब आप डीएल को देखो, पीछे जरा फिर डायग्राम देखते हैं। हाँ जी, मिल गया। अब डायग्राम में डीएल दिखे होगा आपको, एकदम अलग से ही है, सबसे बाद में वाला जो टर्म लिखा हुआ ये है, तो वो एक तरफ से ये नहीं दिख रहा हमें कि वो आर्क की तरह वर्क कर रहा हो। अगर वो आर्क है और डी थीटा हमारे पास एंगल हो गया और रेडियस आर है,
तो dl इज इक्वल टू क्या होता है, मतलब आर्क इज इक्वल टू क्या होता है, रेडियस इंटू थीटा। तो वही dl के प्लेस पे पुट कर दिया है, ठीक है, वही रेडियस के प्लेस पर पुट कर दिया है। अच्छा ये थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना, ये रेडियस x नहीं है, रेडियस r एंड एंगल आर्क, अरे यार ये गलत लिखे हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, आप इसको सही कर लो। जो रेडियस है वो r है और जो एंगल है वो d थीटा है और जो आर्क है वो dl है, ठीक है। तो हमने उसी से वैल्यू निकाली, पुट कर दिया, क्लियर। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे लैम्डा कांस्टेंट है, लैम्डा चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि खुद सोचो यार कि अगर तुमने चार्ज बढ़ाया, एक छोटा सा मैंने मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कोई मैंने बॉडी सिलेक्ट करी, उसमें मान लेते हैं 100 चार्ज था, तो कुछ देर बाद 200 तो नहीं होगा ना। तो अगर मुझे 200 चार्ज की जरूरत है, मुझे उसकी लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, मीनिंग अगर हमने चार्ज बढ़ाना है तो लेंथ भी बढ़ाना पड़ेगा। चार्ज कम कर रहे हो तो लेंथ भी कम कर दो, कोई टेंशन नहीं। तो मीनिंग क्या हुआ, हर एक कंडीशन में जो लैम्डा है वो तो कांस्टेंट है ना, मीनिंग अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ाना पड़ेगा, और एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम कर सकते हो। तो हुआ क्या, तो इससे जो लैम्डा है वो फिक्स रह रहा है, कांस्टेंट रह जा रहा है, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं इसके साथ, ठीक है। तो जो देख रहे हो आप, कैपिटल आर से स्मॉल आर कैंसिल आउट हो जाएगा, कैपिटल आर से कैपिटल आर का जो स्क्वायर है वो कट जाएगा, तो के लैम्डा अपॉन आर 0 टू पाई लिमिट हो गई कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, करेक्ट, और 0 टू पाई बाई 2। तो के लैम्डा अपॉन आर साइन पाई बाई 2, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और अगर कोई टर्म में माइनस पहले से है तो प्लस हो जाता है, और साइन 0, ठीक है। और साइन पाई बाई 2 कितना हो जाता है, आई मीन साइन 90 कितना हो जाता है 1, और साइन 0 0। तो हमें कितना मिल गया, के लैम्डा अपॉन आर, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमने किसकी बात करी अभी तक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट dx की। अब हमें किसकी बात करनी है, वर्टिकल कंपोनेंट मीनिंग dy की, ठीक है। चलो ये हो गया आपका dy, लिमिट वही रहेगी 0 टू पाई बाई 2 के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। वही के अपॉन आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, कॉमन का मतलब कांस्टेंट है तो वो लिमिट से बाहर आ जाएगा, उसका इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, तो लिमिट 0 टू पाई बाई 2 डी क्यू साइन थीटा, वही पुराना वाला फॉर्मूला जो डी क्यू का था, आर लैम्डा डी थीटा और साइन थीटा। तो आर से आर कैंसिल आउट हो गया, के लैम्डा अपॉन आर और 0 टू पाई बाई 2 साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या हो जाता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2, अभी बताया पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और अगर टर्म में माइनस पहले से है वो हो जाएगा प्लस। तो के लैम्डा अपॉन आर ब्रैकेट माइनस कॉस पाई बाई 2, माइनस अपने आप आता है और माइनस यहाँ पे भी है, तो हो जाएगा कॉस 0 और विद पॉजिटिव साइन, ठीक है। कॉस 90 इज 0 और कॉस 0 1, ठीक है। तो ई वाई इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर, मीनिंग इसका भी वही आंसर आया जो ई एक्स का आया था, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का आंसर सेम है, ठीक है। तो बस इतना अगर हमने कर लिया, इतनी मेहनत कर ली, बचे हुए में कुछ नहीं है, देख ही रहे हो। तो ई नेट निकालने के लिए पहले ही फॉर्मूला लिख रखा था, रिजल्टेंट निकालना है, तो ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, पहले ही बता दिया था जैसे वीडियो स्टार्ट हुआ कि ये कोई फॉर्मूला नहीं है, एक्चुअल में वो 11th वाला ही फॉर्मूला है जो अभी बताया था, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। लेकिन यहाँ पे ई एक्स और ई वाई के बीच का एंगल 90 डिग्री था, तो जो थर्ड टर्म थी वो एलिमिनेट हो गई, ठीक है, इस वजह से उसको नहीं लिखा है, क्लियर। तो ऐसा कंफ्यूज मत रहना ये कोई नया फॉर्मूला दिख गया हो। तो दोनों की वैल्यू पुट कर दी, के लैम्डा अपॉन आर का होल स्क्वायर और के लैम्डा अपॉन आर का होल स्क्वायर, तो दोनों कॉमन आ गया, तो 1 1 बच गया, उसको रूट से बाहर ले सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है। तो जो ई नेट आएगा वो के लैम्डा अपॉन आर और रूट 2, तो ये हमारा रिजल्ट मिल जाएगा क्वाड्रेंट के लिए। और कब, जब उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, लेकिन कैसा, यूनिफॉर्म, और सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड यही होगा, ठीक है।
तो होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जैसा भी हो कमेंट करके जरूर बताओ कि कैसा लगा ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, गुड लक, बाय बाय।